जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक में पूछे जाने वाले जीके रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का एक नृत्य है? तो देखिए, कोई भी एग्जाम होगा उसमें नृत्य दिवस से जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको बताना है यक्षगान जो है किस राज्य का एक नृत्य है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान एक नृत्य है, आप लोग जरूर याद करेगा और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। केरल का देखिए मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तेलंगाना भी एक आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं वतुकम्मा। ठीक है, वतुकम्मा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वतुकम्मा। इसका अर्थ है कि देवी माँ अभी जिंदा है, आप जरूर याद करिएगा। तेलंगाना का है वतुकम्बा, केरल का आंध्र प्रदेश हमने बता दिया। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? यानी नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिए। 3 इसमें से गंगा नदी के तट पे होगा और एक नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो साथियों, गंगा नदी के तट पर एकमात्र दिख रहा है आगरा, पहले नंबर ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद कीजिएगा। ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में। और ये किस नदी के किनारे बना है? यमुना। ठीक है, कानपुर गंगा नदी बिल्कुल सही, हरिद्वार भी गंगा नदी का, वाराणसी भी हमारा गंगा नदी के तट पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर, यदि एक व्यक्ति का 12.5% धन नष्ट हो जाता है तथा शेष 70% खर्च करने के बाद अभी भी उसके पास 210 रुपये बचे हैं, तो उसके पास शुरू में कितना धन था? जिसको आंसर आ रहा है वीडियो जरूर रोकें और उसके बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 12.5% धन नष्ट हो जाता है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले उसके पास धन था एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए करना क्या है हम लोग को। 210 रुपया बचाया है, तो हम भी क्या करेंगे, जितना नष्ट हो गया है, जितना खर्च कर दिया उसको खर्च करने दीजिए। और अपने आप में हमेशा धन को 100% मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने आप में धन को हमेशा 100% मानेंगे हम लोग। तो 12.5% अगर नष्ट कर देगा तो 100 में से 12.5 घटा दीजिए, बचेगा कितना? 87.5%। ठीक है, 87.5% ये हमारा धन बच गया। फिर उसके पास शेष का 70%, तो समझिए 87.5% बचा है। शेष का जब 70% खर्च करेंगे तो फिर बचेगा कितना हमारा? 30%। ठीक है, बराबर रुपया में कितना बचा है? 210। बस इसी को हम लोग को लगाना है। सबसे पहले दशमलव वाले को हटा लेते हैं, तो 87.5 है, तो इसको पूरा कर दीजिए और बटा में 10, परसेंटेज का नीचे एक और 100 दे दीजिए, गुणते 30%, यानी 30/100, बराबर में बचा है 210 रुपया। अब कटाइए, देखिए 1 जीरो से इसका 1 जीरो, 3 से कटा दीजिए, 3×7=21। अब 25 से कटाइए, ये वाला कट जाएगा 25 से, 25×3=75 और 25×5=125, ये 25 से एक बार 4, और फिर 7 से कटा दीजिए इसको, 7×5=35, 5 से कटा दीजिए ये 2, यानी 4×2=8। 800 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा टोटल धन था 100%, उसमें 12.5% अगर धन नष्ट हो जाता है तो 87.5% बचा। ठीक है, गुणते शेष धन का 70% जब खर्च करेंगे तो 30% बचेगा। ये सारा अभी परसेंटेज में चल रहा है, जैसे 30% है, इसका परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये भी 87.5% है, इसका भी पहले 100 आ जाएगा। फिर हमने दशमलव हटाने के लिए एक दिया था 10 और बराबर में बचा दिया था 210। इसी को आपको हल करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, यदि 8 पुरुष 80 हेक्टेयर जमीन को 24 दिन में जोत सकते हैं, तो आपको बताना है 36 पुरुष 30 दिन में कितने हेक्टेयर जमीन जोत सकेंगे? तो M1D1 पे लगाएंगे हम लोग इसको। देखिए कैसे, 8 पुरुष, ठीक है, 8 पुरुष 24 दिन में
कितना खेत जोत सकते हैं? 80 हेक्टेयर है। देखिए जो जोतने का ये कार्य है, इन लोगों का ये क्षमता है। जैसे कैसे होता है कि कोई 5 व्यक्ति इतना लंबी दीवार 10 दिन में खड़ा कर सकते हैं, जैसे 200 मीटर लंबी दीवार, तो उन लोग का क्षमता जो है वो 200 मीटर लंबी दीवार है। तो ध्यान दीजिएगा सब कुछ ऊपर रहेगा, यानी 8 पुरुष 24 दिन में, और भी रहता है यहाँ पे कि 8 घंटे कार्य करके, तो भी हम लोग ऊपर ही लिखते हैं और उनका क्षमता जो है वो नीचे लिखेंगे, बराबर। अब उसी तरह 36 पुरुष, ठीक है, गुणते 30 दिन में कितना हेक्टेयर जमीन जोतेंगे, यानी यक्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लेंगे। अब कटा दीजिए, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 8 दाहिया 80, फिर 12 से 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, फिर कटा दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 15, और 15 तिया 45, और ये तिरिया गुणा हो जाएगा, यानी 4 5 गुणते 10, ठीक है, यानी 450 हेक्टेयर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 450 हेक्टेयर। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% तथा गणित में 65% पास होते हैं तथा दोनों विषयों में 27% फेल होते हैं। यह दोनों विषयों में 248 छात्र पास हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे? तो देखिए एक फार्मूला इसका आता है, फेल माइनस फेल माइनस दोनों में फेल, ध्यान दीजिएगा इसको। इसी तरह पास माइनस पास माइनस दोनों में पास होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। आप किस फार्मूला पे समझ पाते हैं, फेल फेल पे ले जाएंगे या पास पे? देखिए कैसे। किसी परीक्षा में अगर अंग्रेजी में 70% पास हुए हैं तथा गणित में 65%, तो जब अंग्रेजी में 70% पास हुए हैं तो फेल कितना हुए होंगे? तो 100 में से ही घटा देंगे 30%, ठीक, प्लस गणित में 65% पास हुए हैं तो 100 में से घटा दीजिए, टोटल हो गए पास, इसमें कितना, सॉरी फेल हो गए 35%। अब दोनों में फेल दे दिया है, बस घटा दीजिए आप, फेल फेल माइनस दोनों में फेल, हमने सूत्र लिखा था, या पास पास माइनस दोनों में पास, जिस पे आपको लगाना होगा लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 30 35 65, 65 में से 27 घटा दीजिए, तो 5 15 में से 7 घटेगा 8, और यहाँ पे बचा 5 में से 2 यानी 38% देखा जाए तो ओवरऑल में फेल है। ध्यान दीजिएगा, जब फेल फेल निकालेंगे तो पूरा का फेल निकलेगा। जब 38% ओवरऑल परीक्षा में फेल हुए हैं तो पास कितना हुए हैं? 100 में से घटा दीजिए 38, तो हो गए हैं पास 62%, ठीक है, 62% पास हुए हैं। और यही जो है छात्र कितने पास हुए हैं? 248, यानी 62% बराबर 248 है। अब आप इसको हल करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा, यानी बन गया सवाल हमारा 248 गुणते 100 बटा में 62। इसको हल करिए, 2 से कटा लेते हैं, 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब कटा दीजिए, 31 से 124 कितना दान में कटेगा? दिख रहा होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 4 दान में कट जाएगा। और 4 में 100 को गुणा कर दीजिए, 400 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा सी। 400 टोटल विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न होगा, देखिए अगर फेल पे पास पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आ सकता था। 70% इसमें पास हुए हैं, 65% इसमें पास हुए हैं, जब 27% कुल फेल हुए हैं तो आप पास कितना कर सकते हैं? 73%, ठीक है, तो इनको जोड़िए और फिर 73 घटा दीजिए, तो वो भी आपका आ जाएगा, फिर उतना परसेंट बराबर 248 दिखा देंगे। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, सोनू के पिता की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी है। यदि 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी दोनों लोग की आयु बताना है, वो भी वर्तमान में। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। सोनू के पिता की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी है। सबसे पहले उसको हम पिता को बना ले रहे हैं, उसके बाद सोनू यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हर हालत में आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, यानी 10 वर्ष बाद जाइए या 15 वर्ष पहले जाइए और या 15 वर्ष आगे जाइए, हमेशा हर हालत में पिता ही बड़े रहेंगे, चाहे इधर उधर पूरी दुनिया हो जाए, लड़का से पिता हमेशा बड़े रहेंगे। तो देखिए सोनू के पिता की आयु सोनू की 5 गुनी, यानी पिता जो है 5 गुनी है और सोनू यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब हुआ क्या है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। हमने बोला कि हमेशा हर हालत में पिता, यानी 3 ये हो जाएंगे
और ये 1 हो जाएंगे, लेकिन ये 8 वर्ष बाद का ये अनुपात है, ठीक है, 8 वर्ष बाद का अनुपात है। अब देखिए जो हमने आपको ट्रिक बताया है उस विधि से हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे अंतर देखिए, 1 से 1 का अंतर 0 का है, 5 से 3 का अंतर 2 का है, अंतर दोनों ओर समान आना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए ऊपर का अनुपात का अंतर ले लीजिए, 5 1 का अंतर 4 और 3 1 का अंतर 2। अब इन्हीं दोनों का ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी इस अंतर का 2 का 5 और 1 में गुणा कर दीजिए, तो बनेगा हमारा 5 दूना के 10 और 2 एकम 2, ठीक है। अब ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दीजिए, एक बार फिर से हम लिख रहे हैं इसको, 5 संबंधे 1 और 3 संबंधे 1, ठीक है। दोनों ये 8 वर्ष बाद था, हमने अंतर लिया यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमने अंतर लिया 2। अब ऊपर गुणा करिए, 5 दूना के 10 और 2 एकम 2, 4 से 4 3 12, 4 एकम 4। अब देखिए अंतर समान क्या हो गया, 2 का यहाँ से 2 से 4 हुआ है 2 का वृद्धि, 10 से 12 हुआ है 2 का वृद्धि, यानी 2 बराबर हम कह सकते हैं 8 जो अंतर है। अब 1 का पहले वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 4। अब यही 4 का ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो 10 चौके 40 और 4 दूना के 8, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष पिता हैं और 8 वर्ष पुत्र है जो सोनू है, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, एक निश्चित राशि के लिए 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो इसी राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। एक निश्चित राशि, हमें निश्चित राशि पता ही नहीं है, यहाँ पे दर दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है। साधारण ब्याज पहला है, इसमें साधारण ब्याज पहला दिया, उसके बाद दूसरा हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम लोग मूलधन ज्ञात करेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर हम भी ब्याज दिखा देंगे, यानी 12.5 गुणते 2, यानी यहाँ पे दर निकाल लीजिए, ब्याज आर और टी का गुणा कर देंगे तो 12 दूना के 24 एक 25% बराबर हम कह सकते हैं ब्याज कितना है 800 रुपया। तो 800 गुणते 100 बटा में 25, ये पूरा हमारा मूलधन निकल जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32, यानी हमारा जो राशि निश्चित राशि थी कितनी थी 3200 रुपया थी, हमने निकाल लिया है, यानी 3200 रुपया एक धनराशि थी। अब इसी राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला पहले 2 साल का फॉर्मूला का यूज करिए, यानी ए प्लस बी प्लस ए गुणते बी बटा में 100, ठीक है। तो इस पर हम लोग जब करेंगे तो 10 10 20 और 1 21, यानी डायरेक्ट इसका 21% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 0000 32 में 21 का गुणा कर दिए, 21 दूना 42 को 2 4 और 21 यानी 63 और 4 67, यानी 672। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, 672 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। समझिए 12 से 100 हुआ है, 10 से 64 हुआ है, तो 15 को आपको बताना है क्या होगा 15 से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, 12 का दिया है 100, तो 12 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, सही है। 10 का 2 कम करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी 2 कम कर कर स्क्वायर करके रख दिया है। तो 15 में से 2 घटा दीजिए 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 169, जो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा 169। अगला प्रश्न होगा 9 नंबर, निम्न प्रश्नों में दिए गए भिन्न अक्षर का पहचान करें। तो भिन्न का पहचान करना है, सबसे पहले आपको नंबर का क्रमांक याद होना चाहिए ABCD का पूरा, तब आप भिन्न ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले आर का होता है 18, टी का होता है 20 और डब्लू का 23, ठीक है। पी का 16, पी का होता है 16, एस का 19, भी का 22, कितना का वृद्धि हुआ है 16 3 19, 19 3 22, यानी 3 3 का सब में बढ़ा है। ए में अधिक देख लीजिए, सी ऑप्शन में ए से डी यानी 3 बढ़ा है, डी से 7 यानी 3 बढ़ा है, फिर आई का 9, एल का 12, ओ का 15, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है,
यहाँ पे भी 3 बड़ा है, लेकिन पहला जो हमने चेक किया है 18, 20, 23, 18 से 20 2 ही बड़ा है, फिर 20 से 3, यानी यहाँ पे 3 तो बड़ा है, लेकिन ये वाला जो है 2 बड़ा है। तो सब में 3-3 का वृद्धि हुआ है, यही एक है जो ऑप्शन ए में एक बार 2 का वृद्धि हुआ है, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा ए। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर, खाली स्थान है, साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की है। आपको बताना है हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप लोग, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किया है। बिल्कुल हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो साथियों वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है, भारतीय समाचार जो पत्र है, इसके विरुद्ध एक अधिनियम पारित हुआ था। ये किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिट्टन जो ऑप्शन सी हमारा दिख रहा होगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। कब पारित हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 1878 में। जो लॉर्ड लिट्टन है वो 1876 से 1880 तक इन्होंने शासन किया है। इनके शासनकाल में 2 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पास किया गया है। जैसे तो आपको दिख रहा होगा वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम। ये क्या था वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम, ये अंग्रेजों जो है अंग्रेज द्वारा भारतीय जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर एक कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी इसमें बताया ये गया था कि अगर कोई भी भारतीय जो प्रिंटिंग प्रेस है, अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छापती है तो उसका प्रिंटिंग सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जैसे कोई भी अगर प्रिंटिंग प्रेस या कोई भी समाचार पत्र संपादक है, अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छाप देते हैं तो इस अधिनियम के तहत 1878 में जारी हुआ तो जो वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम, इसके तहत वो प्रिंटिंग प्रेस तो जब्त होगी, उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। बहुत ही बड़ा कठोर कानून था ये। और एक अधिनियम था 1877, ठीक है, 1877 में एक अधिनियम जारी किया गया है कि जो शस्त्र हैं ये कोई भी व्यक्ति रख सकता है और इसका व्यापार भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि लाइसेंस की एकदम बिल्कुल ज़रूरत है। 1877 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया कि इसके तहत आप शस्त्र रख सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, यानी बिना लाइसेंस का आप रख भी नहीं सकते हैं और व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1877 में ही इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो है 1877 में दिल्ली दरबार में आयोजित हुआ था और इन्हें कैंसर उपाधि दी गई थी। ठीक है, आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर, निम्न में कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक करता है। तो साथियों रक्त जमने में विटामिन हमारा एकमात्र है विटामिन के, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है, बिल्कुल आप लोग याद करिएगा इसको। देखिए विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन डी से रिकेटस। आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है और इसको कमी अगर हो जाता है नपुंसकता तो क्या खाने से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर, एक ट्रेन 238 मीटर लंबे पुल को 49 सेकंड में पार करती है तथा एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। तो साथियों ट्रेन एक जब भी होगी एक लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई पार करेगी और उस पुल को भी लंबाई को पार करेगी। तो हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो हम मानेंगे यक्स प्लस 238 मीटर लंबा पुल है, 238 लिख लीजिए। इसको पार करने में कितना देर ले रही है, 49 सेकेंड, बराबर एक बिजली का खंभा को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी को पार करेगी, यानी एक्स हमने ट्रेन की लंबाई माना है, उसको कितना देर में, 15 सेकेंड में। बस यहाँ पे एक्स का मान आपको निकाल देना है। कटने वाला है तो कटाइए, नहीं तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो गुणा ही करना पड़ेगा, 15 से गुणा कर लीजिए तो 15 एक्स हो जाएगा और 238 में 15 का गुणा करिए, 238 में 15 का गुणा कर दीजिए, 15 × 8 = 120, 12, 15 × 3 = 45, 12 57 को 7,
5, 15 दूना 30, 37, 3700, सॉरी 15 × 8 = 120, 12 सही है, यहाँ पे 12 हासिल बचा। 15 × 45, 12 57, 57 को 7 हासिल 5, और 15 दूना 30, 5 35 होगा, ठीक है। 3570 यानी हो गया हमारा कि 15x प्लस 3570 अब बराबर इधर वाला जाके 49x में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 49x। अब x को x के साइड में घटा दीजिए, तो 15x में से 49x में से 15x को घटा दीजिए, तो बचेगा हमारा 34x। 34x बराबर 3500 है 70। अब x का मान निकालेंगे, वही हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, तो x का मान निकालेंगे तो x इसके आ जाएगा, और इधर लिख लीजिए 3570 बटा में 34, ये x का मान हमारा निकल रहा है, जो हमने x बराबर ट्रेन की लंबाई मानी है। 17 से 17, 17 दूना के 34, फिर यहाँ पे काटा दीजिए 17 दूना के 34, एक बचा 17 एकम 17 और 0। अब 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 5 10, यानी 105 मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 105 मीटर। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि विद्यालय में 2400 विद्यार्थी हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल विद्यालय में लड़के कितना है और लड़कियां कितना है। तो देखिए 5/7 बराबर टोटल है 2400, तो इन दोनों को भी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि सब मिला के 2400 है, तो 7 5 12, 12 बराबर 24, तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 बराबर 2। अब पहले दोनों अनुपात में गुणा करके लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, तो 5 दूना के 10 यानी 1000, और 7 दूना के 14 यानी लड़के इसमें कितने हैं 1000, और लड़कियां कितनी हैं 1400। अब इन दोनों का अंतर बता दीजिए। 400 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी, 400 अधिक हैं लड़कियां लड़कों से। अगला प्रश्न होगा, यदि ए संबंध है बी बराबर 1/2 और बी संबंध है सी बराबर 3/4, तो ए संबंध है बी संबंध है सी का मान बताइए। तो लगाते हैं इसको, देखिए ये वाला नियम पे ए संबंध है बी, और जो 2 बार है उसको बीच में रखिए, बी संबंध है सी, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। यानी 1 संबंध है 2 और 3 संबंध है 4। बी 2 बार आया है, बी को हमने 2 बीच में रखा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 3 6 8 कहाँ पे है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर। 17,500 की टेलीविज़न सेट किसी विशेष छूट से 14,000 रुपये में उपलब्ध है। छूट की दर बताएं। छूट का दर बताना है, बिल्कुल आसान है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले छूट का दर निकालें, यानी छूट कितना रुपया मिला है। 17,500 में से घटा दीजिए 14,000, 0 0 5 7 में 3, यानी 3500 टोटल छूट मिला है। अब निकाल लीजिए परसेंटेज छूट, 3500 गुणते में 100 बटा में सामान का दाम कितना है 17500, 17,500। 00 से 00 35 से कट जाएगा, 35 5 175, 5 से 20% छूट दिया गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किसी कार्य करने में ए और बी की दक्षता 3/5 है। दोनों लोग मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर देते हैं। तो आपको बताना है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों लोग का क्षमता दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे। ऐसे वो सवाल नहीं है जैसे ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो अब बताएं दोनों मिल ए कितना दिन में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्षमता डायरेक्ट दे दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल कार्य हमारा कितना है, टोटल कार्य निकालेंगे, दोनों का क्षमता जोड़ के टोटल दिनों में गुणा कर दीजिए, यानी टोटल 30 दिन में कर रहे हैं लोग, और दोनों का क्षमता जोड़ दीजिए, 5 3 8, यानी अगर देखा जाए 8 3 के 24, 240 को टोटल हमारा कार्य था। अब वो बोला है ए कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 8 80 दिन हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा बी। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर। निम्न में किस गुप्त शासक का चर्चा प्रयाग अभिलेख में वर्णित है। तो साथियों गुप्त शासक है, उसका चर्चा प्रयाग स्तंभ में स्थित है, ये समुद्रगुप्त। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है प्रयाग
अभिलेख में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जरूर आप लोग याद करिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो देखिए, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998, ठीक है, 1998 में किया है। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला जो है 1974 में किया गया, ध्यान दीजिएगा, 1974 में पोखरण राजस्थान, और ये भी पोखरण राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। देखिए ऑप्शन जो सी में है, इस 1974 में ये पूछा जाता है कि पहला परमाणु परीक्षण था उसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए, आप लोग जरूर याद करिएगा। आप लोग को बताना है 1998 में जो हुआ है परमाणु परीक्षण दूसरा जो हमारा पोखरण राजस्थान में ही, इसका कोड क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है ये, और पुरानी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी ये गुफा मानी जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, रेपो दर कौन सी संस्था निर्धारित करती है? तो साथियों, रेपो जो दर है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, आरबीआई जारी इसको करती है, ठीक है। रिवर्स रेपो दर और रेपो दर जो है आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। रेपो दर वो होता है जैसे बैंक जो है, जितने भी बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक उनको कुछ राशि देगी और उस पर जो ब्याज लेती है उसे हम लोग कहते हैं रेपो दर। जैसे आरबीआई जो है यूनियन बैंक को दे रही है 8% पे, ठीक है, 8% पे उधार दी। अब क्या करेगा, जैसे 2 लाख रुपये यूनियन बैंक ने लिया, उसके पास कुछ राशि बच गया, 2 लाख बच गया, तो फिर वो 2 लाख रुपया क्या करेगा, रिजर्व बैंक को दे देगा। अब ये जो 2 लाख रुपया रख रहा है जो आरबीआई, इस पर भी वो ब्याज देगा, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, ठीक है। तो जब भी रिवर्स रेपो दर होगा, रेपो दर से कम होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 1 जनवरी 1949। जरूर आप लोग याद करेगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949, और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? तो साथियों, भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, 1858। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई थी। ये मेरठ में 10 मई 1857, ठीक है। तो आप लोग याद करिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यदि टाइम बराबर 94, स्पीड बराबर 98, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए, टाइम बराबर 94 कैसे हुआ, हम लोग देखते हैं। सबका पहले आएंगे, नंबर लिखते हैं। टी का होता है 20, आई का होता है 9, और एम का होता है 13, ई का होता है 5। अब देखिए जोड़कर क्या हुआ है, तो 20 और 9 हो जाएगा 29, 29 13 जोड़ लीजिए, 9 3 12, 2 1 3 1 4 42, 42 5 47, जोड़ने पे हो रहा है 47, लेकिन लिखा है 94। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 47 दूना 94, बिल्कुल सही है। स्पीड का देख लेते हैं एक बार। एस का होता है 19, पी का होता है 16, ई का 5 5, और डी का 4। अब करिए, 16 4 20, और 20 10 30, 30 19 जोड़ दीजिए, 40 1 49, 49 दूना 98, यानी सबको जोड़ के दुगुना किया है। आप भी इसको जोड़ लीजिए और दुगुना कर दीजिए। तो देखिए डिस्टेंस डी, इसका नंबर ही हम डायरेक्ट लिखते हैं, डी का 4, आई का 9, एस का 19, टी का 20, 1 14, 3 5, सबको जोड़ लीजिए और आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको नंबर यहाँ पे दे दिया, सबको जोड़िए और उसका दोगुना कर दीजिए। आप लोग जरूर इतना करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, खाली स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 4
9, 25, 49, कामा क्वेश्चन मार्क कामा 169। तो सबसे पहले देखिए 2 का वर्ग हुआ है, ठीक है, 3 का वर्ग हुआ है, फिर 4 छोड़ दिया गया है, 5 का वर्ग हुआ है, फिर 6 छोड़ दिया गया है, 7 का वर्ग हुआ है। तो चला क्या है, अभाज्य संख्याएं चली हैं, यानी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 11। 11 का वर्ग हमारा हो जाएगा 121, जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 13, जो 169 दिख रहा होगा। 121 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 81 कोई ना ट्रिक करिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए वृत्त की परिधि 22 सेमी है, सबसे पहले हम लोग आर निकालते हैं, तभी तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, पाई का मान लीजिए 22/7 गुणते आर, बराबर में है 22 सेमी। देखिए 22 से 22 कट ही गया है, अब 2r बराबर 7, तो r का मान आ जाएगा आपका 7/2। r का मान हमने ज्ञात कर लिया है 7/2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब इसका आधा कर दीजिए, अब इसी पे रख दीजिए। पाई का मान 22/7 गुणते 1/2 तो रहबे करेगा, पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 गुणते 7/2। अब इसी को हल कर दीजिए, 7 से 7 को कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 11 7 77 में 4 का भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा बी हमारा बिल्कुल सही आंसर, 19.25 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न होगा 26 नंबर, किसी संख्या का 1/6 का 1/5वां भाग 21 है, तो उस संख्या का 2/9 क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं वो आखिर संख्या है क्या। तो किसी संख्या का यक्स का 1/6 का मीन्स ही होता है फिर गुणा 1/5, कितना है 21 है। तो देखिए ऊपर कोई कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, यानी 21 गुणते 6 गुणते 5, ये तो हमारी वो संख्या आ गई। अब उसी संख्या का 2/9 बता दीजिए आप, 2/9। अब कटाइए, 3 से 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 से 3 दूना के 6, अब गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14 और 5 दूना के 10, यानी 140 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन होगा 27 नंबर, व्यापकत सिद्धांत का शिकार सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ था। जिसे ड्रैक्टन ऑफ लैक्टनिसी कहा जाता है। व्यापकत सिद्धांत यानी जिस शासक का कोई भी उसका पुत्र नहीं होता था, उसको राज्य को हड़प लिया था। ये किसने चालू किया था, तो आप सभी लोगों को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 1848 से 1856 तक ये रहा है। इसने व्यापकत सिद्धांत जारी किया था, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा राज्य शिकार हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सतारा, महाराष्ट्र का एक सतारा है, यही सबसे पहले शिकार हुआ था। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, किस मिट्टी में लोहे की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों लोहे की भरपूर मात्रा लाल मिट्टी में पाई जाती है, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। पूछा जाता है लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है, उसमें यानी लोहे की ऑक्साइड के कारण काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, इसीलिए ये लाल दिखाई देती है। आप लोग जरूर याद करिएगा, लोहे की भरपूर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है। सिंपल भाषा में इसे समझना चाहें तो पूछा गया है आपसे ये, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 368 के तहत संविधान में हमारा संशोधन किया जा सकता है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और ये आपके लिए क्विज रहेगा, जरूर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और आपके 30 प्रश्नों में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्वेश्चन है हमारा आज का, विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।